नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ यहाँ पर आ रहा है। तो ज़्यादातर लोग जो है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के मैंने वीडियो देखे तो वो लोग भी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये आईपीओ बहुत ही अच्छा है और आपको इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। हालाँकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर थोड़ा बहुत अलग है। आगे जैसे-जैसे आप वीडियो देखोगे और मैं आपको इसके कंपनी के बारे में जब आपको बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या खेल हो रहा है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर कोई चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। और तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही सीन हमें नज़र आ रहा है। इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल के अंदर मुझे थोड़े बहुत इशू समझ में आए और इस आईपीओ के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो कि मुझे नज़र में आ रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके एनालिसिस के अंदर छूट गए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर से देखना। तो दोस्तों, हम लोग चलते सीधे यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर है। अब ये कंपनी क्या करती है उसकी थोड़ी बहुत हम लोग बात करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2008, ये 2008 के अंदर ये कंपनी शुरू हुई थी। एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड इज़ अ systematically important non-deposit taking non-banking financial company. The primary customer base of the company includes entrepreneurs, small business owners, self-employed individuals, and salaried and working class individuals. SBFC Finance provides its services in the form of secured MSME loans and loans against gold. तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग देखने जाए तो बेसिकली यहाँ पर एसबीएफसी फाइनेंस जो कंपनी है वो यहाँ पर लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, चाहे वो गोल्ड के अगेंस्ट के अंदर हो या तो फिर वो डायरेक्टली किसी के स्टेटस के बेसिस के ऊपर उसको लोन प्रोवाइड कराती है। अब ये लोग इन जनरली किसको लोन दे रहे हैं? ये लोग लोन दे रहे हैं स्मॉल कंपनीज़ को, फिर दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को, जो एम्प्लॉयज़ है अलग अलग कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट के अंदर काम करने वाले उन एम्प्लॉयज़ को ये लोग लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी ये लोग लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये बेसिकली लोन के सेक्टर से आते हैं। कंपनी की जो आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स है उसकी बात करी जाए तो आईपीओ जो है वो 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक चलने वाला है। यहाँ पर फेस वैल्यू की बात करी जाए तो 10 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर आपको फेस वैल्यू दिख रहा है। अगर हम लोग प्राइस के बैंड की बात करी जाए तो 54 से लेकर 57 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। 260 शेयर का यहाँ पर लॉट साइज़ है और यहाँ पर कंपनी जो है वो इस आईपीओ के थ्रू 1025 करोड़ जितने रुपए यहाँ पर रेस करने की कोशिश कर रही है। टोटल इशू साइज़ जो है वो है 1025 करोड़ का। यहाँ पर उसके अंदर अगर हम लोग बात करें उसके अंदर फ्रेश इशू जो है वो 600 करोड़ का है और यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है 425 करोड़ का। तो यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रॉब्लम है यहाँ पर हमें आ जाता है कि ऑफर फॉर सेल का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है। करीब करीब 40% पैसा जो है वो ऑफर फॉर सेल के लिए यहाँ पर लिया जा रहा है। तो ये थोड़ी बहुत एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इस आईपीओ का। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलने वाला है 2 रुपीज़ पर शेयर का। इस आईपीओ का टाइप है बुक बिल्ड इशू आईपीओ। हालांकि इसके अंदर बुक बिल्ड के अंदर जो है वो फ्रेश इशू का जो साइज़ है वो करीब करीब 60% जितना ही है। तो वो भी एक ध्यान में रखने की चीज़ है। ये लोग आ रहे हैं बीएससी और एनएससी दोनों के थ्रू। अगर हम लोग बात करें कि इस कंपनी के आईपीओ के अंदर किसी कितना स्टेक दिया जा रहा है तो सबसे पहले क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 28% जितना स्टेक यहाँ पर ऑफर किया गया है। एचएनआई कैटेगरी के अंदर 21% का स्टेक ऑफर किया गया है। रिटेल इन्वेस्टरों को 49% जितना स्टेक यहाँ पर ऑफर किया गया है। और अगर एम्प्लॉयज़ की बात करी जाए इस कंपनी के तो उनको 1.47 समथिंग के यहाँ पर जो है वो स्टेक ऑफर किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले कि आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आप सबसे पहले देख सकते हो कि आईपीओ स्टार्ट हो रहा है आज को 3 अगस्त को ये आईपीओ स्टार्ट हुआ है। इसका क्लोजिंग डेट है 7 अगस्त को। यहाँ पर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 10 अगस्त को, यानी कि 10 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ लगा है कि नहीं लगा है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड है वो 11 अगस्त को है। 11 अगस्त को आपको अगर आईपीओ नहीं लगा है तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर है 14 अगस्त को। 14 अगस्त को जो शेयर है वो आपकी डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। और 16 अगस्त को इसका लिस्टिंग डेट है। तो 16 अगस्त के दिन इस शेयर के अंदर ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ शुरू हो जाएगा। अगर हम लोग लॉट साइज़ की बात करी जाए तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के अंदर जो है वो 260 शेयर का यहाँ पर एक लॉट साइज़ है। तो करीब करीब 14,800 रुपये का यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम 13 लॉट्स का यहाँ पर लॉट साइज़ है। तो हालांकि रिटेल कैटेगरी हो या एचएनआई कैटेगरी हो, एक से ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि क्या होगा कि बेसिकली सिंपल सी बात है कि इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है और फाइनेंस सेक्टर से आने वाली ये कंपनी, तो और आज की जीएमपी को देखकर यही लग रहा है कि ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लॉट के अंदर अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो मैंने बताई कि आईपीओ के अंदर कुछ इशू है, इसके अंदर से ये भी इशू है कि आईपीओ के पहले यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 78% है और इस आईपीओ के बाद में वो घटकर हो जाएंगे 64%। लेकिन ये भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग पहले से इतनी कम क्यों है? क्यों सिर्फ और सिर्फ 78% जितना ही यहाँ पर स्टेक प्रमोटर के पास में आज की तारीख में अवेलेबल है आईपीओ के पहले ही।
तो हालांकि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इन्होंने पहले 2-3 राउंड यहाँ पर फंडिंग के करे हैं। 2-3 राउंड के अंदर इन्होंने दूसरे बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर और उन लोगों के पास से फंडिंग ली है, तो इसी वजह से यहाँ पर इनका स्टेक जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर कम हो चुका है। सीधे ही चलते कंपनी के फाइनेंशियल्स की और अगर एसेट्स की बात करी जाए तो 2020 के अंदर इनके पास करीब करीब 4,200 करोड़ के यहाँ पर इनके पास एसेट्स है, जो कि 2021 के अंदर बढ़ गए हो गए 4,231 करोड़ के आसपास। 2022 के अंदर वो बढ़कर हो गए 4,500 करोड़ के आसपास। और आज 2023 के अंदर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनके पास जो एसेट है वो 5,746 करोड़ के। तो जो अगर एसेट्स की बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर ये लोग धीरे धीरे से एसेट्स के मामले के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं। रेवेन्यू की अगर बात करी जाए तो रेवेन्यू के अंदर भी एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करी जाए तो उसके अंदर भी एक बहुत ही अच्छा जंप हमें देखने को मिल रहा है। 2022 के अंदर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 35 करोड़ का, जो कि 2021 के अंदर बढ़कर हो गया 85 करोड़ का, जो कि 2022 के अंदर उसको हमें थोड़ा सा डिक देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा घट के वो हो गया 64 करोड़ का। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो बढ़कर हो गया 149 करोड़ के आसपास वो पहुंच गया। अगर कंपनी के नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर फाइनेंशियल और फंडामेंटल के अंदर जो इनका एक इशू है वो है बोरोविंग का। तो यहाँ पर पहले बोरोविंग के अंदर आप अगर देखने जाओ तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट बोरोविंग जो है इनकी 2023 की वो है करीब करीब 3,700 करोड़ के आसपास इनकी बोरोविंग है। तो बोरोविंग को हालांकि अगर हम लोग देखने जाए फाइनेंशियल सेक्टर से और अगर लोन और इस तरीके की जो कैटेगरी के अंदर कंपनीज काम करती है, नो डाउट उनकी बोरोविंग होती है, लेकिन यहाँ पर जितनी इस कंपनी की इस आईपीओ के अंदर वैल्यूएशन है उसके हाफ जितना तो इनके पास में बोरोइंग है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ये भी कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर हम लोग चलते कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स की ओर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पी रेशियो है वो 40 का है। यहाँ पर मार्केट कैप 6,065 करोड़ के आसपास की निकल कर आ रही है। आरओई यहाँ पर 9.93% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.2 का है। यहाँ पर ईपीएस है 1.25 का। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है यहाँ पर 7.97% का। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इन्हीं सब चीज़ों के अंदर यहाँ पर मुझे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात की जाए तो पी, तो 40 के पी के साथ में आ रही है। मैं आपको आगे दूसरी कंपनी के साथ भी इसका पी कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो इसका पी थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर इस कंपनी के आरओई की बात करी जाए तो आरओई 15% से कम है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ RONW जो है वो भी 15% से कम है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है कि इसका आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों के दोनों काफ़ी कम है। अगर बात करी जाए इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस की तो एज ऑफ नाउ जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी इसका कुछ सब्सक्रिप्शन स्टेटस कुछ इस तरीके है। QIB कैटेगरी के अंदर 0.54% का सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला है। NII कैटेगरी के अंदर 6.87% का हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। HNI बिग कैटेगरी के अंदर 6.55% का हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। HNI स्मॉल कैटेगरी के अंदर 7.52% का हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेल कैटेगरी के अंदर 3.35% का सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करी जाए तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो करीब करीब 3.28% का है। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो फिलहाल ठीक ठाक सही है, क्योंकि अभी भी 3 दिन बाकी है इस आईपीओ के अंदर आगे सब्सक्रिप्शन होने में। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन तो एक बहुत ही अच्छा निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस सेक्टर के एक बहुत ही बड़े प्लेयर जिसका नाम है कि मथुर फाइनेंस, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये लोग गोल्ड लोन और दूसरे भी अलग अलग तरीके की लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं आपको इस स्टॉक का थोड़ा बहुत एनालिसिस करके भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस सेक्टर के बड़े बड़े प्लेयर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर पिछले 6 महीनों के अंदर करीब करीब इसने 28% के रिटर्न दिए। अगर ईयर टू टुडे की बात करी जाए तो करीब करीब 22% के रिटर्न है। अगर हम लोग एक साल की बात करी जाए तो यहाँ पर एक साल के अंदर 21% के रिटर्न हमें इस स्टॉक ने दिए हैं। अगर 5 साल की बात करी जाए तो यहाँ पर 5 साल के अंदर करीब करीब मथुर फाइनेंस ने 223% का रिटर्न हमें यहाँ पर दिया है। तो अगर मथुर फाइनेंस के रिटर्न की बात करी जाए तो वो काफ़ी अच्छा रिटर्न है और वो इस सेक्टर का बहुत ही बड़ा प्लेयर है। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन की। तो अगर हम लोग कंपनी का दूसरी कंपनीज के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर फेस वैल्यू है, PE रेशियो है और टोटल इनकम की यहाँ पर बात करी गई है। तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी है SBFC फाइनेंस, उसका जो है 740 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है। उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये की। अगर PE रेशियो की बात करी जाए तो 33 का PE रेशियो है। एक्चुअली में 40 का PE है, लेकिन यहाँ पर 33 बता रहा है। दूसरी कंपनी है आवास फाइनेंसर है, होम फर्स्ट फाइनेंस है, यहाँ पर एप्टस वैल्यू हाउसिंग है, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 5 स्टार बिजनेस है। तो इन सभी कंपनीज़ के यहाँ पर PE रेशियो और सब कुछ बताया गया है। तो मैं आपको कंपेरिजन करके दिखाता हूँ।
जैसे कि आप लोग ये देख ही सकते हो कि ये बहुत ही छोटी कंपनी है और इसकी जो इनकम है वो भी काफ़ी कम है। अगर हम लोग दूसरी कंपनीज़ के साथ में इसकी इनकम को कंपेयर करें तो दूसरी कंपनी की इनकम काफ़ी ज़्यादा है। अगर पी रेशियो की बात करी जाए तो उसके अंदर भी इसका जो पी है वो स्लाइटली थोड़ा-सा महँगा है, बाकी पी रेशियो के अंदर कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं है। अब दोस्तों जिस तरीके से ये कंपनी जो है वो फाइनेंस सेक्टर से आती है, उसके अंदर भी इनका काम है पर्सनल लोन देना, गोल्ड लोन देना। तो जब लोन की बात आ जाती है तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है एनपीए। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहाँ पर हमें इसका जो है डिटेल के अंदर दूसरी कंपनीज़ के साथ में मैं आपको इसका कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली में इसके फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग है और कितने वीक है। तो एसबीएफसी फाइनेंस की एयूएम की बात करी जाए, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो करीब है 4942 करोड़ के। यहाँ पर दूसरी अगर हम लोग कंपनीज़ की बात करी जाए तो सभी की सभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के एयूएम जो है वो काफ़ी बड़े हैं और वो ऑब्वियस सी बात है कि एयूएम बड़ा ही रहेगा। एयूएम ग्रोथ की बात करी जाए तो हमें यहाँ पर एसबीएफसी फाइनेंस का एयूएम ग्रोथ जो है वो 54% का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर टोटल इनकम की बात करी जाए तो 740 करोड़ की। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमें पता ही है। ग्रॉस एनपीए की अगर बात करी जाए तो वो है 2.43% पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर था, और अभी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो गया है उसके अंदर वो घटकर हो गया 1.41% का। तो यहाँ पर हमें एनपीए के अंदर बहुत ही अच्छा खासा कम होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है, क्योंकि एनपीए जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। तो यहाँ पर एनपीए के अंदर जो हमें कमी नज़र आ रही है वो काफ़ी सही चीज़ है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी कंपनीज़ के एनपीए के साथ में अगर इसको कंपेयर करें तो आप लोग देख ही सकते हो कि दूसरी कंपनीज़ के एनपीए जो है पॉइंट के अंदर है, 1% से भी लेस देन का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एनपीए। हालांकि इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, मैंने जो आपको पहले भी बताया था कि एक तो इसका पी रेशियो ज़्यादा है, इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन है। अगर एनपीए की बात करी जाए तो एनपीए भी ज़्यादा ही है वैसे देखने जाए तो बस यही 2-3 प्रॉब्लम्स थे इस कंपनी के साथ में। और साथ ही साथ इस कंपनी के अंदर जो बुक बिल्ड आईपीओ लेकर ये लोग आए हैं, लेकिन आईपीओ के अंदर जो है वो सारा का सारा पैसा वो कंपनी के अंदर ग्रोथ के अंदर नहीं लगाने वाले। करीब 40% का फ्रेश इशू भी है, तो वो भी यहाँ पर एक ऑफर फॉर सेल है, तो वो एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाता है। तो बस दोस्तों यही बताना था मुझे आज के इस वीडियो के अंदर। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरे पीछे का मकसद यही था कि कंपनी के अंदर कुछ इशू है, तो अगर आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक बार ज़रूर से आपको डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अभी आईपीओ के अंदर मेरा फाइनल डिसीजन क्या है और आपके लिए क्या चीज़ बढ़िया रहेगी, उस ओपिनियन की अगर हम लोग बात करी जाए तो मैं पर्सनली इस कंपनी के अंदर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने की सोचूंगा। अदरवाइज़ मैं इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म का तो मेरा कोई भी विजन नहीं है इस कंपनी को लेकर। तो अगर आप लोग भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको एक बार इसके अंदर डिटेल से एनालिसिस करने की खास ज़रूरत है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर हमें दूसरी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी लिस्टेड कंपनियाँ देखने को मिल रही है। और अभी कुछ दिनों के बाद में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो भी, उसका भी शेयर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल कंपनी हो जाती है। यहाँ पर बजाज फिनसर्व है, यहाँ पर मथुट फाइनेंस है, इस तरीके की ढेर सारी कंपनियाँ हमें यहाँ पर नजर आती हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के विजन से अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको एक बार जरूर से एनालिसिस करने की ज़रूरत है। बाकी लिस्टिंग गेन की अगर बात करी जाए तो एज ऑफ नाउ इसका 45% के आसपास में इसका जीएमपी चल रहा है। तो आपको 50 से 60% जितने लिस्टिंग गेन यहाँ पर आज की तारीख के हिसाब से मिल सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी इसकी हाइप बन रही है, जितना इसका नाम चल रहा है आज की तारीख के अंदर रिटेल इन्वेस्टर के अंदर, और अभी आसपास में दूसरे कोई भी अच्छे आईपीओ नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिले, जीएमपी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें काफ़ी अच्छे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर यही आप लोगों के लिए कहना रहेगा कि अगर आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन के साथ अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक बार डिटेल एनालिसिस करने की खास ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इस कंपनी के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।